हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे एपिसोड बाय एपिसोड भारतीय संविधान में दिए गए हमारे मौलिक अधिकार के बारे में आपसे बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हम अपने लास्ट 4 वीडियोज़ में आपको एक एक अधिकार के बारे में बाकायदा और विस्तार पूर्वक समझा चुके हैं, जैसे कि पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, यहाँ तक हम आपको एक एक वीडियो एपिसोड वाइज बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से एक एक अधिकार के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे अपने 5वें अधिकार। दोस्तों, जी हाँ, अपने 5वें मौलिक अधिकार के बारे में, जिसका नाम है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। जी हाँ दोस्तों, हमारा 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक हमें विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के आशय से संविधान के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत 5वें मूल अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। जहां अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है, वही अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों, अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत के सुदूर अंचल में ऐसी अनेक आदिवासी जनजातियां बसती हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है। इसकी सुरक्षा भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उक्त उपबंध किया गया है। उल्लेखनीय है कि न्यायिक निर्णय के अनुसार भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार नागरिकों के सभी वर्गों, चाहे वे अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक, को प्राप्त है। अनुच्छेद 29(2) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार के बारे में है। इसके अनुसार ऐसी किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को जहां अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है, वही इस अधिकार के प्रयोग के लिए उन्हें अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य के वाद में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्था के प्रशासन के अधिकार में प्रबंधन समिति के गठन का, शिक्षण के माध्यम को विनिश्चित करने का तथा शैक्षणिक व प्रशासनिक नीति के निर्धारण का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 30(2) राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में विभेद का निषेध करता है। इसके अनुसार राज्य किसी शिक्षण संस्था को सहायता देने में या इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। दोस्तों, अनुच्छेद 30(1) अनुच्छेद 29(2) के अधीन है, अतः राज्य पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूलवंश, जात या भाषा के आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार नागरिक तथा अनागरिक दोनों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 29 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। कतिपय विधियों की व्यावृत्ति शेपिंग ऑफ क्रिएशन लॉज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान करता था, परंतु 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को निरस्त करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है तथा उसे अनुच्छेद 300 का भाग 12 के तहत रखा गया है। इस संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार हो गया है, जिसे साधारण विधि बनाकर नियमित किया जा सकता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 खा एवं अनुसूची 9 जोड़ा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि सुधार विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में है। अनुच्छेद 31 खा कुछ अधिनियमों एवं विनियमों के विधिमान्यकरण के बारे में है। इसके तहत अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों को संरक्षण प्रदान किया गया है। दोस्तों, भूमि सुधार विधियों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 31 का यह उपबंधित करता है कि किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार का राज्य द्वारा अर्जन करने वाली किसी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। वस्तुतः अनुच्छेद 31 का मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन करने के लिए पारित विधियों की वैधता को न्यायालयों में चुनौती देने से संरक्षित करना था, किंतु बाद में इसे अनेक आर्थिक विधियों को भी शामिल कर लिया गया। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा अनुच्छेद 31 का में संशोधन कर संपदा शब्द के अर्थ को और भी विस्तृत कर दिया गया। कतिपय अधिनियमों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 31 कतिपय अधिनियमों एवं विनियमों के विधिमान्यकरण के बारे में है। इसे भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 31 खा संविधान की अनुसूची 9 से संबंधित है। इसके अनुसार 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे अधिनियम या विनियम भाग 3 के किन्हीं उपबंधों अर्थात किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। दोस्तों, दूसरे शब्दों में 9वीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम या विनियम को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उससे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 31 का की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि अनुच्छेद 31 खा के तहत किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली अनुसूची 9 में शामिल विधियों को संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 31 खा का प्रभाव भूतलक्षी है और यदि किसी अवैध घोषित किए गए अधिनियम को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है तो उसकी वैधता को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रारंभ में 9वीं अनुसूची में कुल 64 भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया था। समय समय पर संविधान द्वारा इस अनुसूची में विभिन्न अधिनियमों को शामिल किया गया। वर्तमान में अनुसूची 9 में कुल 284 अधिनियम शामिल हैं। नीति निर्देशक तत्वों संबंधी विधियों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 31 का कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में है। इसे 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार यदि राज्य द्वारा अनुच्छेद 39 खा एवं गा में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो उसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उससे अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ज्ञातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976 द्वारा अनुच्छेद 31 गा में संशोधन कर अनुच्छेद 39 खा एवं गा में दिए गए निर्देशक तत्वों के स्थान पर भाग 4 में दिए गए सभी अथवा किसी निर्देशक तत्वों की शब्दावली को रखा गया। इसका तात्पर्य यह था कि यदि राज्य द्वारा भाग 4 में उल्लेखित सभी या किन्हीं निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कोई ऐसी विधि बनाती है जिससे अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन होता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 गा के इस संशोधन को आधारभूत ढांचे को नष्ट करने वाला बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव बनाम भारत संघ 1980 के मामले में संशोधित अनुच्छेद 31 गा को संवैधानिक घोषित किया। दोस्तों, हमने आपको अपने इस 5वें मौलिक अधिकार के बारे में अपने क्षमता अनुसार अपनी कॉन्फिडेंस नॉलेज लेवल अनुसार आपसे साझा करने की पूरी कोशिश करी। दोस्तों, यदि कुछ त्रुटियां रह गई हों हमें आपको पूरी तरीके से समझाने में, तो कृपया करके हमें उसके लिए क्षमा प्रदान करें। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी आपसे साझा करें जो आपके नित्य प्रतिदिन जीवन, लाइफ, कैरियर, भविष्य से संबंधित लाभों का फ़ायदा या लाभ मिल सके। दोस्तों, आज ही मैंने आपसे अपने 5वें मौलिक अधिकार के बारे में विस्तारपूर्वक साझा करने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, हम फिर आपको मिलेंगे अपने नए वीडियो, अपने नए एपिसोड में, जिसमें हम अपने 6ठे और आखिरी मौलिक अधिकार के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन करने की, जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारा 6ठा और आखिरी मौलिक अधिकार होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निहित है। नमस्कार दोस्तों।